हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें एसएससी जेईई का एग्जाम सामने है। तो आप लोग सीखिए कि एग्जाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीजों कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके गाइडेंस के लिए आज आपके बीच मौजूद हैं रणधीर दास जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन CPWD में एज ए जेईई हुआ है और वो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं। बहुत सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे, आपको कुछ चीजें बताएंगे अपनी तैयारी से रिलेटेड, क्या इन्होंने क्या किया था, क्या क्या चीजें किस प्रकार पढ़ाई की थी, पूरी स्टडी शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी जी सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो स्टडी हुई है आपने हाई स्कूलिंग और डिप्लोमा कहाँ से किया है। सर, मेरा नाम रणधीर दास है। मैं झारखंड के देवघर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई यहीं सनराइज एकेडमी से किया है। और मैंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद से किया हुआ है। एसएससी जेईई में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, जिसमें मुझे सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हुआ है। और मेरी रैंक है 35। बहुत बहुत आपको मुबारक हो इतनी भयंकर रैंक के साथ, और सबसे टॉप नंबर का डिपार्टमेंट माना जाता है CPWD। तो हाँ सर। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, डिप्लोमा पास करने के बाद आपने तैयारी कब स्टार्ट की और कहाँ से आपने तैयारी स्टार्ट की। सर, तैयारी मैंने स्टार्ट की थी 2019 से। तो 2019 में मैंने मतलब 2018 वाला एग्जाम दिया था, प्री मतलब एसएससी जेई वाला। तो वो बस मैंने ऐसे ही दे दिया था, जस्ट देखने के लिए कैसा पैटर्न आता है। तो उसको देखने के मतलब देने के बाद ही मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो प्री का प्रिपरेशन मैंने ऐसे यूट्यूब से स्टार्ट किया था। उसके बाद अपने नोट्स बनाए, उसके बाद एमसीक्यू लगाए। ऐसे ऐसे करके तैयारी बढ़ते गई। और जैसे कि उसमें 3 पोर्शन आते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक और रीजनिंग। तो जैसे टेक्निकल तो मैंने यूट्यूब से किया था। और नॉन टेक के लिए मैंने एक मनोहर पांडे की बुक रेफर की थी, अरिहंत की जो आती है मोटी वाली। उससे मैंने नॉन टेक का पोर्शन कवर किया था। और जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग के लिए मैंने सर जो एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर आती है, बहुत सारे सेट आते हैं उसमें। तो वो वाला मैंने उसके लिए मैंने उसी से प्रिपेयर किया था, उसी को मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत बार। तो उसी से मेरा कवर अप हो गया सर। प्री में आपकी स्कोरिंग क्या रही है, टेक में और नॉन टेक में। सर, जैसे मैंने 2 बार मतलब अटेम्प्ट दिया था, 2019 और 2020 में। तो 2019 में मेरे प्री में मार्क्स थे 137। और मेरे मेंस में मार्क्स थे 188। और 2020 में मेरे प्री में मार्क्स थे 126.5। और मेंस में मार्क्स थे 192। ये तो आपका प्री और मेंस का हो गया ना। हम आपसे हाँ जानना सर। चाह रहे हैं आपके टेक्निकल और नॉन टेक जो 100 अच्छा। नंबर का होता हाँ है, सर। 200 नंबर का, उसमें क्या स्कोरिंग टेक्निकल रही। टेक्निकल मतलब बहुत दिन हो गया, तो उतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। टेक्निकल में मेरे 70 के अप्रॉक्स आते थे। और जीके जीएस में 30। और रीजनिंग में मेरे 36 to 38 ऐसे कुछ था, मार्क्स याद नहीं एक्चुअल। तो ऐसे मेरे मार्क्स आते थे 2019 और 2020, मतलब दोनों में सेम ही था लगभग। तो आपकी रैंक, फाइनल रैंक कितनी आई। सर, फाइन ऑल इंडिया रैंक है 266। और सीपीडब्ल्यूडी में रैंक है 35। तो प्री की तैयारी के बाद मेंस के लिए कितना टाइम बचता है और मेंस की तैयारी आपने किस प्रकार से की और कहाँ से हेल्प लिया आपने देखिए, मेंस के लिए। मैंने तो जो दोनों बार दिया है, 2019 और 2020। तो वहाँ पर स्पेशल कंडीशन हो गया था शायद कोरोना की वजह से। तो हमें 5 मंथ मतलब मिल गए थे। एक्चुअल में तो ऐसे 3 मंथ ही मिलते हैं। तो जैसे कि हमें 5 मंथ मिल गए थे, तो जैसे मैंने प्री का एग्जाम दिया, उसके बाद एवर एग्जाम वाला को मतलब कोर्स लॉन्च हो गया था तभी। तो वो मैंने कोर्स परचेस कर लिया था मेंस के लिए। तो वहीं पर अवनीश सर और सौरभ सर जो थे, वो काफी मतलब उन्होंने हेल्प किया मेंस के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के दौरान। तो वो मतलब स्पेसिफिक ईएससी के जो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं विद कॉन्सेप्ट। तो पहले वो कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो उसी से हेल्प होता गया। प्लस मैंने एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर भी लगाई थी मेंस के। बस इसी तरह मतलब मेंस का होते गया। मेंस हो गया एक्चुअली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मतलब आपका अच्छा होते जाएगा। तो आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, तो आपको हाँ डर सर। नहीं लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे CPWD मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये डर को कैसे आप सर, हटाते थे। जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो सब यही बोलते थे कि अरे वहाँ तो सिर्फ बीटेक एमटेक वालों मतलब मोस्टली वही लोग सीट ले लेते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो काफी लोग बोलते थे, लेकिन मैं मतलब खुद पे मुझे भरोसा था कि मैं अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हूँ। तो उससे मुझे इतना मार्क्स लाना है। प्री में जैसे 200 में मुझे 140 तक लाना है। तो फिर मतलब कट ऑफ आपको पार कर जाना बस। बाकी अब वहाँ पे एमटेक हो चाहे बीटेक हो, ईएससी वाले हो, गेट वाले, उस पर डरना नहीं। जहाँ आप पहले ही डर गए, तो वहाँ आपका मतलब पहले से आप हार मान चुके हैं, वो बात है। तो इसीलिए मैं वो कभी मैंने वो ज्यादा उतना सोचा नहीं उस बारे में। मैं बस पढ़ते गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मतलब होते गया सब कुछ। जैसा कि आपने बताया कि आपने ईवर एग्जाम में मेंस की क्लास की थी, तो हाँ आप ये सर। बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे जब आप तैयारी कर रहे थे मेंस के लिए।
और कौन से आपको कम इम्पोर्टेंट लगते मेंस के दौरान सर दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सॉइल हो गई और आरसीसी। ये दो मतलब इसको बहुत ही अच्छे तरह से कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल और आरसीसी आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको मतलब 120 से 150 नंबर इससे आप आसानी से उठा सकते हैं। ऐसे दो सब्जेक्ट हैं ये। मार्क्स तो सारे से ही आते हैं, लेकिन जो सबसे कम इम्पोर्टेंट वो मैं बोल सकता हूँ हाईवे है, और थोड़ी बहुत स्टील से मतलब एक क्वेश्चन आता है 20-25 नंबर का, बस। मोस्टली इम्पोर्टेंट आरसीसी और सॉइल ही। आरसीसी और सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेंस के लिए प्रैक्टिस कितने घंटे आप करते थे? मेंस के लिए सर शुरू शुरू में जब मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेंस के लिए, तभी लगभग 8 घंटे में किया करता था। फिर जैसे जैसे एग्जाम का मतलब सामने आता गया, मैं 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस किया करता था मेंस के लिए। और मेंस के दौरान प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये सीखा कि आप एक क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा बार लगा सकते हो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस का ही बात है, जितना जल्दी आप बना सकोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन को कम से कम 8 से 10 बार बनाया है, चाहे सारे सब्जेक्ट जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सब क्वेश्चन को बनाया है ज्यादा से ज्यादा बार करके। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इतना कीजिए आप, क्योंकि वहाँ जब आप 2 घंटों में मतलब बैठने लगोगे 300 मार्क्स के पेपर के लिए, तो आपके पास मतलब 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको शुरू से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये मेंस के लिए लाइन कही गई है, जिस समय आप मेंस लिखना स्टार्ट करिए ना तो पेन रुकनी चाहिए जब आप पेन चला रहे हो, ना तो जब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चला रहे हो तो कैलकुलेटर रुकना नहीं चाहिए, बस नहीं तो आप 300 बस नंबर का सर, अटेम्प्ट रुकना नहीं नहीं कर है वहाँ पाएंगे। पे, नहीं हो ही नहीं पाता है, मतलब पूरा अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा अगर आप एक जरा भी रुक गए तो। और उस नहीं रुकने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना वो क्वेश्चन का, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेंस के लिए। क्लास मॉर्निंग में होती थी या इवनिंग में होती थी? तो पढ़ाई आप किस टाइम करते थे, मॉर्निंग में इवनिंग में मेंस नहीं की? सर, मैं खुद की पढ़ाई। हाँ। हाँ सर, मैं सुबह एक बार क्या करता था, सुबह जैसे मैं 7 बजे उठा करता था, तो एक बार 8 से 12 बजे तक मतलब पढ़ा करता था। एक बार दोपहर में कुछ मतलब 1-2 घंटे पढ़ लिया करता था, और फिर रात में बैठता था मैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो इस तरह से मतलब 8-10 घंटे हो ही जाते थे मेरे मेंस के प्रैक्टिस के सिर्फ। तो कितने मंथ अगर स्पेशली मेंस की किसी लड़के को तैयारी करनी हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ लड़के प्री अपने से निकाल लेते हैं जैसे आपने निकाला, तो मेंस हाँ की सर, कितने महीनों में मेंस, यानी कि 3 महीने में, 4 महीने में, 5 कितने महीने में मेंस की क्लास समाप्त हो सकती है बढ़िया प्रैक्टिस के साथ? बढ़िया प्रैक्टिस के साथ जैसे आप डेली अगर 8 से 10 घंटे करोगे तो 3 से 4 मंथ सफिशियंट है। मतलब जो एसएससी ने जो टाइम दिया है 3 मंथ, थोड़े कम लगेंगे, लेकिन 3 से 4 मंथ तक सफिशियंट है कि एक बार मतलब हो जाएगा अच्छा से तैयारी आपका, अगर आप करना चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपको प्री में सबसे पहले कंसेप्ट मतलब बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप पहुंच जाओ मेंस के लिए। प्री का कंसेप्ट उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। वो आपके फेवरेट टीचर कौन थे, सौरभ सर थे या अवनीश सर? सर फेवरेट टीचर सर अवनीश सर ही थे, क्योंकि वही ज्यादातर मतलब लाइव आया करते थे, सौरभ सर उतना नहीं आते थे लाइव। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा, अब मेंस की बात हो गई तो हम थोड़ा प्री के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ प्री में सर। होता है आपका सबसे पहले नॉन टेक पार्ट। यस, आपने कहाँ से रेडी हाँ किया, कैसे रेडी किया, और रीजनिंग की कहाँ से रेडी किया, प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने? सर नॉन टेक के लिए मैंने जैसे उसमें करंट अफेयर्स एक पोर्शन आता है, और जो जैसे जीके जनरल जीके जो आता है, तो जीके के लिए सर मैंने मनोहर पांडे की एक अरिहंत की बुक आती है मोटी वाली, उसको मैं प्रेफर किया था। लूसेंट से मतलब लूसेंट भी पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो लूसेंट से मुझे बेटर वही लगा, अरिहंत पांडे की बुक जो थी वो एसएससी जेई लेवल के लिए मतलब सफिशियंट है। तो उसी को मतलब 3-4 बार मैं पढ़ा था तैयारी के दौरान। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं मतलब डेली वीडियो देखा करता था, जो डेली करंट अफेयर्स की आती थी उसको देखा करता था। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर को लगाया था मैंने बहुत बार, 3-4 बार लगा लिया था। उसके शायद एक बुक आती है मेडिजी की, तो उसमें 30 सेट दिया हुआ रहता है, 30 या 40 सेट दिया हुआ रहता है, तो उसी को मैं बनाया करता था। ऐसे में कोई क्लास नहीं किया है, मतलब रीजनिंग के लिए मैंने कोई क्लास नहीं किया है। नहीं, बहुत बच्चे आपको परेशान मतलब होते हैं। प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको मतलब हो जाएगा, उतना आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता तो जो बच्चे रीजनिंग के लिए स्पेशल परेशान होते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रीवियस ईयर है। लगा नहीं नहीं, लीजिए, कोई आपको आइडिया प्रैक्टिस के पता लिए, चल हाँ। जाएगा। तो नोट्स जब आप बनाए हैं, तो नोट्स बनाते समय किन बातों का आपने ध्यान रखा है? देखिए नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही चीज है जो मतलब शुरू से लेकर एग्जाम के एंड डे तक आपका साथ रहेगा नोट्स। तो एक बार आप जहां से कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिए, और फिर उसको रिवाइज करते रहिए, प्लस एमसीक्यू उसके लगाते रहिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से होने वाला है नहीं। जब तक आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे नहीं तब तक कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए एक बार अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, प्लस उसको रिवाइज करते करते उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगाते रहिए। जब आप तो एसएससी नोट्स होना बहुत ही जरूरी है। प्री की टेस्ट सीरीज अगर आपने लगाई है पहले, हाँ सर, लगाइए। तो कितना स्कोरिंग आता था आपका? प्री के लिए जब फुल लेंथ टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था देना, तो 110 से नीचे ही आता था, मतलब 107, 108,
110 से ऊपर कभी नहीं गया था शुरू शुरू में। फिर जैसे जैसे मैं फुल लेंथ टेस्ट देते गया तो मतलब बढ़ते गया मार्क्स, और लास्ट में शायद 9 और 10 जो मतलब फुल लेंथ टेस्ट था उसमें 144 तक आया था मेरा। तो मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होते गया था टेस्ट सीरीज देने से। तो कितने दिन पहले से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? टेस्ट में सर फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम के 1 मंथ पहले से लगाना स्टार्ट किया था मैंने, और मतलब एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक मैंने लगाया था उसको। क्योंकि अभी इस जो 2022 वाला एग्जाम होने वाला है, नवंबर में फ्री होने वाला है, तुम्हें अगस्त से चल रहा है, हाँ सर। तो बच्चों को क्या सलाह देंगे कि जो टेस्ट है, जो भी टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन किए हैं, तो वो कब से लगाना हाँ स्टार्ट सर, करें फुल लेंथ? देखिए टेस्ट सीरीज अगर जब कोई भी आप परचेस किए हो तो उसमें एक होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एक होता है फुल लेंथ टेस्ट। तो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होता है वो आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके दौरान ही उसको आप लगा सकते हो, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको आप मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, मतलब एक महीने पहले से उसको लगाना है बस। अब आप आ जाते हो कुछ आपकी पर्सनल बातों को लेकर। जब आपको पता जी चला सर। टीवी के बाद फाइनली सिलेक्शन हो गया मेरा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर बहुत ही खुशी हुआ था सर, मतलब जिस एग्जाम के लिए 2-3 साल से मतलब लगे हुए थे वो हो गया तो बहुत ही खुशी हुआ था सर। और मतलब हमेशा से यही सोच के रखा था कि सीपीडब्ल्यूडी ही लेना है, अगर मतलब कोई मौका मिले तो सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए, तो वो मिल गया आखिरकार, बहुत ही खुशी हुआ सर। फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब उन्हें पता चला कि उनके घर का लड़का सेलेक्ट हो चुका? फैमिली में सर सबसे मतलब पहले भैया को पता चला था तो वो भी काफी खुश हुए थे, वो भी देख रहे थे 2-3 साल से मतलब प्रिपरेशन कर रहा था मैं। तो और फिर घर में सभी को पता चला तो सब काफी खुश हुए, क्योंकि आजकल जो मतलब सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, गवर्नमेंट जॉब की मतलब बहुत ही क्राइसिस है। तो इस दौरान अगर मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब तो काफी खुश हुए थे घर वाले। पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, मोबाइल हो गया, दोस्त हो गए, और भी कुछ फैमिली इशू। मतलब पढ़ाई के लिए एकदम आपको लगे रहना है, जैसा कि इस समय की हाँ स्थिति है सर। बच्चों की। 3 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद। तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे, कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करें? देखिए डिस्ट्रैक्शन तो आते रहेगा, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे डिस्ट्रैक्शन आना तय है। तो उसको आप अपने तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे फैमिली का अगर कोई मान लीजिए दिक्कत है, मेरे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अगर फैमिली से आता है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो आउटी जो होते हैं तब जो करते हैं आउटी अगल बगल के लोग, तो उसको तो एकदम पूरी तरह से आंख बंद करके उसको इग्नोर कीजिए। और जो जैसे बोला कि अपना अपने फोन के बारे में, तो फोन से उतना भी दूरी मत बनाइए, तो मोबाइल से पूरी तरह दूरी नहीं बनाना है, बस जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उससे आप दूरी बनाइए बस। अगर एग्जाम से पहले कुछ लोग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया था कि सभी सब्जेक्ट आप जल्दी रिकॉल कर सके? मैंने सर दोनों बनाए थे, फुल फुल नोट्स भी बनाए थे एग्जाम के, मतलब जब एक बार हो गया था टोटल सब्जेक्ट रिवीजन, तो फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी है, जो चीज आप भूल रहे हो या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिखने के लिए छोटे मतलब 4-5 हर सब्जेक्ट का 4-5 पेज करके आप लिख सकते हो उसको, जो जो चीज आप भूल रहे हो। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी है, सबको मतलब बनाना चाहिए एग्जाम से पहले, वो रिविजन के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है। मेंस के लिए आपने कौन सी लैंग्वेज यूज की, और कैसे आपने उसका प्रैक्टिस कैसे की वहां पे? सर चूंकि मेरा डिप्लोमा फुली इंग्लिश में ही था तो मैंने मेंस के लिए इंग्लिश से सेलेक्ट किया था। तो इंग्लिश से कोई उतना डिफिकल्ट मतलब है नहीं, एक बार आपको शुरू शुरू में लगेगा कि दिक्कत होता है, लेकिन बाद में आप उसके मतलब अकॉर्डिंग आप हो जाओगे। तो मेंस मेरे ख्याल से जिसको अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है मेन इंग्लिश से, तो वो तो अपना खैर हिंदी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंग्लिश में ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, मतलब हाइप बना के रखते हैं इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिप्लोमा वालों के लिए खासकर, तो उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मैंने इंग्लिश ही चुना था। हम बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लें कि तैयारी करते समय आपने बुक तो यूज किया होगा, तो कौन कौन से बुक आपने यूज किया? सर मैंने एमसीक्यू के लिए जो ऑब्जेक्टिव जो कि बुक होता है उसके लिए मैंने आर एस कुर्मी पहले परचेस किया था, और गुप्ता एंड गुप्ता लगाया था मैंने, और एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर लगाई थी, और कुछ सब्जेक्ट्स के ईएससी के मतलब प्रीवियस ईयर लगाए थे मैंने, ज्यादा नहीं, कुछ सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट के लगाए थे मैंने। एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल जैसे बीएमसी का किया था, और जैसे सर्वेइंग का किया था, और मैंने किया था फ्लूइड का। तो ईएससी के तो सारे क्वेश्चन मतलब नहीं बनेंगे क्योंकि उतना उसके लिए डीपली नॉलेज चाहिए, तो जो जो बनते थे मतलब 50 to 60 क्वेश्चन बन जाते थे, तो वो सब किया करता था मैं। तो मेंस के लिए भी प्रैक्टिस पेपर आप लगाए होंगे, तो मेंस में 300 हाँ नंबर सर। में कितना स्कोर आता था आपका? मेंस में जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज था मेरे एग्जाम का, तो मेंस में पहले पहले तो 130-140 तक ही मतलब आते थे, फिर जैसे जैसे और टेस्ट बढ़ते गया तो 190 तक भी आया था मेरा 300 में से, चलिए, तो तो वन हाईएस्ट 190 अचीव किया था मैंने। 130 आया था, तब आपने क्या किया? 130 जब आया था तब मतलब लगा था कि ये मतलब पहला बार है, मैंने पहला बार कोई टेस्ट दिया मेंस का, तो टाइम मतलब मैनेज नहीं हो पाया था तभी। तो वही सीखा मैंने कि 2 घंटे मतलब टाइम को
फुली यूटिलाइज करना है, रुकना नहीं है, और प्रैक्टिस तो करते रहना है क्वेश्चन का। मान लीजिए आपका पेपर नवंबर में है, आने वाला 2022 में आप प्री एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी अब से लेकर तब तक में आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं? मतलब हमें ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, तो अभी से लेकर नवंबर तक के स्टडी का शेड्यूल क्या रहेगा आपका? सर अभी से शेड्यूल यही है कि पहले मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स मतलब पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे उसके एमसीक्यू लगाऊंगा, और मोस्ट मतलब जरूरी बात है कि रिवीजन करते रहना है, ठीक है। मैंने आज जो पढ़ा वो मुझे कल रिवीजन जरूर करना है उसका, ठीक। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो उसके बाद जैसे कि हो गया एमसीक्यू लगाया मैंने, फिर साथ ही साथ मैं रीजनिंग को भी उतना ही टाइम दूंगा, मतलब डेली एक सेट मारना ही है। जैसे अभी से लेकर 3-4 महीने टाइम है, तो मतलब रीजनिंग 2-3 बार आराम से कंप्लीट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं जीके को भी मतलब आध घंटा या आधा 1 घंटा जरूर दूंगा उसको, जीके को भी। जीके के लिए आधा घंटा दे रहे हैं, रीजनिंग के लिए आधा घंटा, जबकि वो तो बहुत ज्यादा 25% रोल अदा कर रहा है। जीके सर मतलब मैंने जो किया था, मैं डेली आधा घंटा ही पढ़ा करता था उस बुक को, तो उससे मतलब हो जाता था, 3-4 बार मैंने पढ़ लिया था उसको। तो जीके में कौन सा अगर सब्जेक्ट किसी को आपके मतलब अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है? जीके में सर हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। उस पर मैंने ज्यादा ही फोकस किया था, हिस्ट्री और पॉलिटी पे। और साथ ही साथ मतलब करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं मतलब हर बार। तो करंट अफेयर्स को भी मतलब रेगुलरली देखते रहना होगा। अपने जूनियर्स को क्या सलाह देंगे कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें बेस्ट विशेष में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम के लास्ट डे तक लगे रहिए, आप मतलब कंसिस्टेंट होते रहिए। आप बिना कंसिस्टेंसी मेंटेन किए आप मतलब एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आप ऐसा नहीं कि पहला दिन आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया, दूसरा दिन फिर 3-4 घंटे पे आ गए। तो ये नहीं, डेली आपको पढ़ना है। डेली आप 8 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली उसको आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए जो जो आपने पढ़ा है, और टेस्ट लगाते रहिए। रिवीजन पे भी थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे, रिवीजन के लिए और क्या कर सकते हैं बच्चे? रिवीजन के लिए सर मतलब जैसे कि आप या तो डेली वाइज पे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर वीकली वाइज पे। जैसे कि मैंने आज जो पढ़ा, आज सुबह से लेकर रात तक जो पढ़ा, उसको एक बार आपने रात को मतलब पलटा लिया, देख लिया कि 5 उसमें ज्यादा 10-15 मिनट ही लगेंगे, खाली आपको पलटा के देखना है कि मैंने सुबह से लेकर ये तक पढ़ा है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सब वीक के 6 दिन आप पढ़ें, और 7वें दिन यानी संडे को आप उसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं आप। और जैसे 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 आप कोई भी एमसीक्यू लगाओगे, तो उसमें आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे बन नहीं रहे। तुमको आप एक जगह टिक करके रखिएगा, और जब नेक्स्ट बार उस सब्जेक्ट को बनाना मतलब एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, तो उस पे ही ध्यान दीजिएगा। आप ज्यादातर मैक्सिमम उसी पे फोकस रखिएगा, फिर से वो सब क्वेश्चन करने का मतलब फिर टाइम वेस्ट है। तो अभी जो लड़के डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक अभी कर रहे हैं, उन्हें क्या सलाह दें? क्योंकि उनके माइंड में बहुत कुछ चलता है, हम ये कर लें, हम वो कर लें। उन्हें आप बताइए कि अभी वो क्या करें, जो अभी करंटली डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। जो अभी से मतलब अभी पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में होंगे मान लीजिए, तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप मतलब अभी से इसके लिए लग जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। इसका आप एसएससी जेई आपको मान लीजिए देना है, इसके आप सिलेबस देखना शुरू कर दीजिए। इसके आप मतलब जो जो बुक्स हैं वो अभी से आप मतलब उसके और लग जाइए आप प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब फाइनल ईयर का एग्जाम दो उसके बाद लगो, आप शुरू से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस फील्ड में आपको जाना चाहे, आप एसएससी जेई या फिर स्टेट जेई किसी में देना है, उसको आप पहले से उसके अकॉर्डिंग मतलब आप चले जाइए उसके और। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू पे रणदीप जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। न्यू बच्चों के लिए भी, जो थैंक यू अभी सर। एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी, जो अभी परसुएंगे उनके लिए भी। तो बहुत जल्द हम एक आध इंटरव्यू आपके साथ और भी करेंगे, जो बच्चों की क्वेरी जी रहेंगे। सर। तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इनसे क्या सीखा आज के इंटरव्यू सेशन में, और क्या चीजें आप पूछना चाहते हैं, तो जिससे नेक्स्ट वीडियो जब शेड्यूल हो इनके साथ तो वो क्वेश्चन हम इनसे पूछ सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।